हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। टेस्ट नंबर आपका 35 है। 34 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या सीजीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक शाह, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, तुगलकाबाद किले का निर्माण जो है कि किसने करवाया था? अगर पता है किसी को तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसने करवाया था। तो ये करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ये जो है कि डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये थोड़े समय के लिए ही शासनकाल था इसका, और उसमें ही जो कुतुब मीनार है आपका, उसके पूर्व में तुगलकाबाद है, वहीं पे एक किले का निर्माण करवाया था। और इस किले को जो है कि 56 कोट दुर्ग के नाम से भी जानते हैं इस किले को। ठीक है, अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला तथा खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाया था। और मोहम्मद तुगलक की बात करें हम, तो मोहम्मद तुगलक ने ये जो है कि जहां पनाह नगर एवं आदिल शाह का किला का निर्माण करवाया था। किस सुल्तान ने किसानों से उपज का आधा भाग लगान के रूप में वसूल किया? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी। कौन सा सुल्तान था वो जो कि किसानों से उपज का आधा भाग जो है कि लगान के रूप में वसूल किया? कमेंट बॉक्स में बताएं जिसको पता है वो। तो वो था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इसने अपने किसानों से आधा भाग कर के रूप में लिया था, और इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था की वजह से ऐसा संभव हो पाया था। ठीक है, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी कि राजस्व एवं लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक शक्तिशाली एवं निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। तो इसी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मगहर। कबीरदास जी की समाधि कहाँ पे स्थित है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये बताइए आप कि कहाँ पे इनकी समाधि स्थित है। तो देखिए, अगर हम इनके बारे में बात करें तो कबीरदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो है कि वाराणसी में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। और मृत्यु कहाँ पे हुआ? तो इनका मृत्यु जो है कि मगहर में हुआ। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, मृत्यु जो है कि मगहर में हुआ। ये मगहर कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान टाइम में ये संत कबीर नगर जिला में ही है। ठीक है, देखिए, एक बात और है कि निर्गुण संत कबीर की वाणी का संकलन जो है कि बीजक नाम से किया गया है। तो यह डी ऑप्शन आपका सही है। उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा सिकोह की अंतिम हार किस लड़ाई में हुई? शामूगढ़ की, खानवा की, देवराई की, धर्मत की। देखिए, उत्तराधिकार की लड़ाई में जो दारा सिकोह था उसकी अंतिम हार जो है कि किस लड़ाई में हुई ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को पॉज करके अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए, इसकी हुई देवराई के युद्ध में। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, औरंगजेब द्वारा देवराई के युद्ध मतलब कि 1659, ठीक है, इसमें जो है कि अंतिम रूप से दारा सिकोह को हरा दिया गया। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें किसकी, ये सामूगढ़ की लड़ाई की, तो इसमें जो है कि औरंगजेब तथा दारा के बीच हुआ था। कब? 8 जून 1658। 8 जून 1658 में हुआ था शामूगढ़ की लड़ाई। किसके किसके बीच में? तो औरंगजेब तथा दारा के बीच में। अगर हम बात करें खानवा का युद्ध की, ठीक है, तो खानवा का युद्ध जो है कि 16 मार्च 1527 को हुआ था। 16 मार्च 1527, ठीक है, 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, और बाबर तथा राणा संगा के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? जहांगीर, ख्वाजा अब्दुस्मद, बेहजाद, बसावन। देखिए, मुगल काल की बात की जा रही है। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? अगर पता है किसी को तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि पूर्व का राफेल जो है कि किस चित्रकार को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बेहजाद को। सी ऑप्शन आपका सही है। बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें बेहजाद के बारे में तो ये फारस का था। ठीक है, और ये बाबर के समय में आया था। देखिए, बेहजाद का उल्लेख जो कि कहाँ पे है? तो जो बाबर की आत्मकथा है, कौन सी? तजुक ए बाबरी, उसमें जो है कि इसकी व्याख्या मिलती है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अकबर एवं हेमू के बीच,
बाबर और शिवाजी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और सिकंदर लोदी के बीच। देखिए बात की जा रही है पानीपत का प्रथम युद्ध की। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सी ऑप्शन आपका सही है। अस्त्र प्रधान किसकी मानसिक देन है? रंजीत सिंह, शिवाजी, अहिल्याबाई, संभाजी। अस्त्र प्रधान ये किसकी मानसिक देन है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि अस्त्र प्रधान किसकी मानसिक देन है। तो ये जो कि मराठा छत्रपति शिवाजी की मानसिक देन है ये। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अस्त्र प्रदान के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है कि शिवाजी की सलाहकारी मंत्रिपरिषद थी। इसमें कौन कौन था? पेशवा, अमात्य, सुमंत, सुरुनवीस, पंडित राव, न्यायाधीश, वाक्यानिशी और सेनापति इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चोल शासक जिसका राज्याभिषेक युद्ध भूमि में हुआ वो कौन था? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, महेंद्र, सोमेंद्र। चोल शासक वो कौन था जिसका राज्याभिषेक युद्ध भूमि में हुआ? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि वह चोल शासक कौन सा था जिसका राज्याभिषेक युद्ध भूमि में हुआ? तो वो था आपका राजेंद्र द्वितीय। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए कोप्पम के युद्ध में ये जो है कि आपका कब, ये 1052-53 में हुआ था। ठीक है, कौन सा? कोप्पम के युद्ध। इसमें जो है कि चोल शासक जो है कौन थे? राजाधिराज चालुक्य सोमेश्वर द्वारा मारा गया। ठीक है, राजाधिराज जो है कि चालुक्य सोमेश्वर द्वारा मारा गया। उसके बाद से छोटे भाई थे ये राजेंद्र द्वितीय। इन्होंने क्या किया कि स्वयं नेतृत्व संभाला और चालुक्य सेना को परास्त किया और युद्ध भूमि में ही अपना जो है कि राज्याभिषेक किया। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जौनपुर में सरकी वंश का संस्थापक था ख्वाजा जहां, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, बहलोल लोदी। देखिए जौनपुर में सरकी वंश का संस्थापक कौन था? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि जौनपुर में सरकी वंश था जो, उसका जो है कि संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था आपका ख्वाजा जहां। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए सरकी वंश का संस्थापक ख्वाजा जहां था, और ख्वाजा जहां जो है कि 1394 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक से मलिक उस शर्क या पूर्व का स्वामी की उपाधि इसने प्राप्त किया था 1394 में। देखिए एक क्वेश्चन और भी आता है कि जौनपुर जो है ना, इसकी स्थापना किसने किया? तो जौनपुर की स्थापना जो है कि फिरोज तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक मतलब कि जूना खां, इसकी स्मृति को चिर अस्थायी करने के लिए किया था जौनपुर की स्थापना। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से सत्य कथन बताइए। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो उन्हें जल विभाजक कहते हैं। दूसरा है कि एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। देखिए इसमें जो है कि आपको बताना है कि कोई भी जो ऊंचा क्षेत्र होता है जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो उसे हम जल विभाजक कहते हैं। बिल्कुल सही है कि जब दो पड़ोसी जो अपवाह द्रोणियां होती है उनको एक दूसरे से अलग करता है उसको हम क्या कहेंगे? जल विभाजक ही कहेंगे। तो ये आपका सही है। दूसरा है कि एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है, जो नदी तंत्र होता है जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो एक और दो दोनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पालघाट महाराष्ट्र, पालघाट गोवा, भोरघाट केरल, दीफू अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, कुछ दर्रों का नाम दिया गया है और ये किस स्टेट में सिचुएटेड है ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें थालघाट, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये जो है कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ये सही है। अगर हम बात करें पालघाट की तो ये कहाँ पड़ता है? तो देखिए ये पालघाट ना गोवा में नहीं पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? तो पालघाट जो कि पश्चिमी घाट में है केरल राज्य में, जो कि नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। ठीक है, ये जो दर्रा है ना पालघाट, ये जो है कि केरल तथा तमिलनाडु के बीच, मतलब इसके लिए जो है कि ये यातायात का प्रमुख मार्ग भी है। तो ये कहाँ पे है?
पालघाट गोवा में नहीं है, ये है आपका केरल राज्य में, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। भोर घाट की हम बात करें तो भोर घाट कहाँ पे है, तो ये जो है कि आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, केरल राज्य में नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। दिफू ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो सुमेलित नहीं है कौन कौन सा, 2 और 3, 1 4 तो सुमेलित है बट 2 और 3 सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है, इलायची पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, इनमें से कोई नहीं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वो कौन सा मतलब पॉइंट आता है जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या होते हैं, मिलन स्थल मतलब मिलते हैं, ठीक है। तो वो जो है कि कौन सा है, आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए वीडियो को पॉज करके कि कहाँ पे जो है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो वो है आपका नीलगिरी की पहाड़ियां, सी ऑप्शन आपका सही है। यहां पे जो है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियां पर, सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। देखिए निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पेट्रो रसायन की बात कर जा रही है, पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है, कौन सा वो राज्य है, तो वो राज्य है आपका, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए वीडियो को पॉज करके कौन सा राज्य है वो, तो वो राज्य है आपका गुजरात, ए ऑप्शन आपका सही है। अच्छा एक चीज बताइए, गुजरात जो है कि किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है, कि गुजरात जो है कि किन किन राज्यों से सीमा बनाता है अपनी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है, निकोबार द्वीप, पबन द्वीप, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप पूछा जा रहा है, ये प्रवाल द्वीप कौन सा है, निकोबार द्वीप है, पबन द्वीप है, अंडमान द्वीप है या लक्षद्वीप है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि भारत का कौन सा द्वीप जो है कि प्रवाल द्वीप है, वीडियो को पॉज करके। तो देखिए ये है आपका लक्षद्वीप, ये जो है कि प्रवाल द्वीप है। अगर हम बात करें भारत में तो 2 द्वीप समूह हैं, एक है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक दूसरा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है कि ये अरब सागर में जो कि केरल राज्य से मतलब केरल तट से कुछ ही दूरी पे ये सिचुएटेड है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार की हम बात करें तो ये जो है कि कहाँ पे है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ये कहाँ पे है सिचुएटेड अंडमान निकोबार, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की। दूसरा है कि बेंगलुरु दक्कन के पठार पर अवस्थित है जिससे इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा है। इसमें से जो है कि कौन सा सही है पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें देश के सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा किसने किया था, तो ये किया था कर्नाटक ने ही किया था। कब किया था, तो ये 1992 में किया था, ठीक है। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक ने किया था, कर्नाटक सरकार ने किया था और 1992 में किया था, ये सही है। बेंगलुरु दक्कन के पठार पर अवस्थित है जिससे इसका नाम जो है कि सिलिकॉन पठार पड़ा, ठीक है। देखिए ये भी आपका सही है, दूसरा भी सही है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, बक्साइट। देखिए लौह इस्पात उद्योग की बात की जा रही है, इसमें जो है कि आपका रॉ मटेरियल है इसके रूप में प्रयुक्त होता है क्या, लौह इस्पात में पूछा जा रहा है। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त क्या क्या होता है, तो देखिए इसमें जो है कि आपका लौह अयस्क होता है, कोयला ये भी होता है, चूना पत्थर ये भी होता है। तो लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क भी होता है, कोयला होता है और चूना पत्थर, बक्साइट जो है कि नहीं होता है। तो इसमें होगा 1, 2 और 3, ये ए ऑप्शन आपका सही है कि 1, 2 और 3। निम्न में से कौन से प्राकृतिक रेशे हैं, ऊन, लिनन, रेयान, सिल्क। प्राकृतिक रेशे की बात की जा रही है, प्राकृतिक रेशे कौन है इसमें से, देखिए प्राकृतिक रेशे ऊन है, आपका कपास होता है, सिल्क भी होता है, आपका लिनन भी होता है, ये क्या है, ये सब प्राकृतिक रेशे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कृत्रिम रेशे की, तो कृत्रिम रेशे कौन कौन होते हैं, तो नायलॉन होता है, पॉलिस्टर होता है,
एक्रिलिक होता है और रेयान होता है। ठीक है, तो ये रेयान जो है कि क्या है, ये आपका मानव निर्मित रेशा है। प्राकृतिक रेशा तो ऊन हो गया, लिनन हो गया, सिल्क हो गया और जूट हो गया, ये सब कपास हो गया, ये प्राकृतिक है। लेकिन जो मानव निर्मित रेशे हैं वो है आपके नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयान। तो ये है आपका मानव निर्मित रेशा। तो 1, 2 और 4 है, इसमें कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। हिमालय चोटियों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम बताइए। नामचा बर्मा, नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। दूसरा है कि नामचा बर्मा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बर्मा, कोई क्रम सही नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम का सही क्रम बताना है आपको। तो देखिए हम बात करें पूर्व से अगर आएंगे तो पहले कौन सा पड़ेगा इनमें, तो इसमें पहले पड़ेगा आपका नामचा बर्मा। नामचा बर्मा जो है कि अरुणाचल और तिब्बत के सीमा पे है और ये इसका जो है कि ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 7,756, 7,756 मीटर जो है कि इसकी ऊंचाई है नामचा बर्मा की। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये अरुणाचल तिब्बत सीमा में पड़ता है। उसके बाद से आपका इधर आएगा, पश्चिम दिशा में आएंगे तो कंचनजंगा पड़ेगा, ये सिक्किम में पड़ेगा, ये 8,597, 8,597 मीटर। ठीक है, उसके बाद से माउंट एवरेस्ट पड़ेगा और पश्चिम साइड में आएंगे, कहाँ पे, इसकी सिचुएटेड मतलब यह है नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई आज के डेट में कितनी है ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, उसके बाद से पड़ता है आपका नंदा देवी, ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है, 7,817 मीटर है। देखिए इसकी ऊंचाई आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की, जो कि चीन ने अभी कुछ टाइम पहले ही इसका ऊंचाई हाइट जो है कि नापी है, तो वो बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी की ऊंचाई कितनी है, 2,695 मीटर, 2,750 मीटर, 2,895 मीटर, 2,395 मीटर। देखिए दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है कौन है, अन्नाईमुडी है। क्वेश्चन आता है ये कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो अन्नाईमुडी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है ये बताना है आपको। इसकी ऊंचाई जो है कि आपका 2,695 मीटर है, और 2,695 मीटर, ए ऑप्शन आपका सही है। और ये अन्नामलाई पर्वत पर सिचुएटेड है। ठीक है, अन्नाईमुडी जो है सर्वोच्च चोटी वो कहाँ पे है, तो अन्नामलाई पर्वत पर सिचुएटेड है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म स्थान बताइए, शाहजहांपुर, बिजनौर, जालौन, रामप्रसाद बिस्मिल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका जन्म स्थान कहाँ पे है। देखिए अगर हम बात करें रामप्रसाद बिस्मिल की, ये जो है कि एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे ये रामप्रसाद बिस्मिल। देखिए इनको जो कि 30 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश सरकार ने इन्हें फांसी दे दी थी। कहाँ पे, तो ये गोरखपुर में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है, काकोरी कांड से ये भी रिलेटेड थे और मैनपुरी षड्यंत्र से भी ये रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये पूछता है रामप्रसाद बिस्मिल का जो है कि इनको फांसी कहाँ पे दी गई, तो गोरखपुर में फांसी दी गई। और ये आपका काकोरी कांड हुआ था उसमें भी शामिल थे, और मैनपुरी षड्यंत्र भी था उसमें भी ये शामिल थे। 30 वर्ष की अवस्था में इनको फांसी दी गई थी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म जो है कि आपका शाहजहांपुर में हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, मराठा इतिहास किसने लिखा, कर्नल टाड, ग्रांट डफ, विलियम वेब, लॉर्ड वेब। मराठा इतिहास किसने लिखा है, हिस्ट्री ऑफ द मराठा, ये जो है कि ग्रांट डफ के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन सही है। देखिए पुस्तक 2 भागों में लिखी गई है। पहले भाग में क्या है कि मराठों का प्रारंभिक इतिहास है, और दूसरे भाग में क्या है, तो इसमें जो है कि बाद का इतिहास है। ठीक है, तो ये 2 भागों में लिखी गई है मराठा इतिहास, किसके द्वारा, तो ग्रांट डफ के द्वारा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। किशन, एक मिनट जस्ट, किशन महाराज का संबंध किस घराने से है, आगरा घराना, बनारस घराना, किराना घराना, लखनऊ घराना। किशन महाराज काफी इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध किस घराने से है ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25,
फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी पीसीएस 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारों जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारों जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।